नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पाठशाला। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज के जो हमारे प्राइम टॉपिक्स होंगे, डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे ऊपर टैरिफ एक बार फिर बढ़ा दिया है और देखेंगे कि इसके क्या रिperकशन होने वाले हैं। इंडिया के स्टेप्स क्या हो सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे क्या क्या है। कुछ एक्शंस ऑलरेडी हमने ले लिए हैं वैसे। उत्तरकाशी फ्लैश फ्लड जो है काफी नुकसान किया है, इस फ्लैश फ्लड ने। इस टॉपिक को डिस्कस किया जाएगा यहाँ पे। साथ में हम समझने की कोशिश करेंगे कि हिमालयाज में ऐसा क्यों हो रहा है, क्या रीजन है कि ये हर साल इस तरीके के फिनोमिना हमें देखने को मिल रहे हैं। देन इंडिया की रशिया एंगेजमेंट क्या है, तो डोवाल साहब जो है वो अभी रशिया जा रहे हैं और उनकी बातचीत होगी, किन मुद्दों को लेकर बातचीत होगी इस चीज को समझा जाएगा। इथेनॉल ब्लेंडिंग पर हमारे मिनिस्टर गडकरी साहब का स्टेटमेंट आया है। रिसेंटली कुछ न्यूज चल रही थी कि भी ये इंजन को खराब कर देता है, तो उस चीज को यहाँ पे एड्रेस करेंगे। देन डिकोडिंग चाइना, तो मिस्टर शशि थरूर उनका यहाँ पे ये एडिटोरियल है और वो बता रहे हैं कि चाइना के साथ कैसे हमें डील करना है, तो इसको समझेंगे। बायोचार, तो वी विल बी लुकिंग इनटू द प्रॉपर्टीज, इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या इसका हमारे लिए यूज है, इसको समझा जाएगा। और जर्मनी खुलकर यूक्रेन को अब सपोर्ट कर रहा है और खासकर यूरोपियन यूनियन की पॉलिटिक्स में जर्मनी अब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो इस पॉलिटिकल डायमेंशन में कैसे जर्मनी अब आगे आने वाला है, क्या डायमेंशन रहेंगे, इन सब बातों को हम आज डिस्कस करेंगे आज के इस सेशन के अंदर। तो यहाँ पे जो फ्रंट पेज पे पहली न्यूज है, दैट इज डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे ऊपर जो हाइक था, मतलब इंपोर्ट ड्यूटी उन्होंने अपने वहां पे लगा ली है इंडियन प्रोडक्ट्स के ऊपर 50%। और काफी नुकसान इससे जो है इंडियन मार्केट को होगा, हमारे एक्सपोर्टर्स खासकर जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर हैं। तो जैसे आप समझ सकते हैं कि भी आप टेक्सटाइल की बात कर लीजिए तो काफ़ी लेबर इंटेंसिव है और ये मेजरली इम्पैक्ट होगा। ऐसे बहुत से सेक्टर्स हैं जिनके ऊपर असर आएगा, तो देखते हैं अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या है इसको लेके एक्शन करने वाली है। लेकिन अब यहाँ पे हम एक बात जानेंगे कि हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल हैं। देखिए, पहली चीज ये है कि हम डोनाल्ड ट्रंप यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट को ऑफर कर सकते हैं कि हम कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर टैरिफ को रिड्यूस कर देंगे। तो आप मेडिकल डिवाइसेस, हार्ले डेविडसन बाइक वगैरह है ना, अब इनके ऊपर जो है डिवाइस, इनके ऊपर जो टैरिफ है उसको रिड्यूस कर दीजिए। एग्रीकल्चर के अंदर हमें बहुत ही बेसिकली काफी टैक्टफुली इस सिचुएशन को डील करना पड़ेगा कि भाई होलिस्टिक एग्रीकल्चर सेक्टर में हम जो है अलाउ नहीं कर सकते हैं। मे बी वी कैन एक्सप्लोर पार्शियल थिंग हियर, थोड़े छोटे पार्शियल डायमेंशन में हम जो है उनको शायद अलाउ कर सकते हैं कुछ अमेरिकन फर्म्स को। देखिए, अमेरिकन फर्म्स बहुत बड़ी बड़ी हैं। तो अभी हमारे पास अमूल वैसे तो बहुत सेफ है और बहुत बढ़िया खेल रहा है, कंपटीशन बहुत जबरदस्त है। लेकिन अमेरिकन डेयरी प्रोडक्ट्स दुनिया में माने जाते हैं और काफी बड़े बड़े उनके हाउसेज हैं जिनसे हमें आज कंपटीशन देखने को मिलेगा अगर हमने अपना एग्री डेयरी सेक्टर को ओपन अप कर दिया। देन आप बात करेंगे कि भाई चाइना के साथ हमारा जो इक्वेशन है उसको भी हम थोड़ा लिवरेज कर सकते हैं। तो अभी पॉइंट क्या है कि हमें एक चीज हाईलाइट करना पड़ेगा कि इंडिया एक रिलायबल पार्टनर है और हम बेसिकली डिफरेंशिएट करेंगे फ्रॉम चाइना। तो यहाँ पे यूएस को एक चीज एश्योरिटी दिखा दिलाई जा सकती है, मतलब क्वाड की बात करेंगे या फिर इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की बात करें, तो काउंटर करना है चाइना को, ये बेसिकली इसका एक ऑब्जेक्टिव था। अब यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप अगर हमारे ऊपर ही इंपोर्ट टैरिफ लगा रहे हैं तो हम चाइना को काउंटर नहीं कर पाएंगे। तो उनको याद दिलाना पड़ेगा कि अगर आप बाकी ही जियो पॉलिटिकल डायमेंशन में इंडिया के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं और चाइना को काउंटर करना चाहते हैं, तो बेसिकली आपको थोड़ा तो हटके सोचना पड़ेगा। अगर ट्रू सेंस में यूनाइटेड स्टेट्स अपनी डिपेंडेंस चाइना के ऊपर से हटाना चाहता है तो दे हैव टू हैव सम स्पेस फॉर इंडिया। इंडिया को लेके उनको कुछ स्पेस देना पड़ेगा एंड दैट इज व्हाट ट्रम्प हैज टू रियलाइज। हर जगह ये ट्रांजैक्शनल इक्वेशंस जो है वो नहीं चल सकती हैं। सो इफ दे वांट आर सपोर्ट कि हम जो है, अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ है, देखिए इसका इम्पैक्ट ये हुआ है, इंडिया इज गोइंग टू टिल्ट टुवर्ड्स रशिया एंड चाइना। कि भाई ठीक है, हमारे चाइना के साथ डिफरेंसेस हैं बट वी कैन वर्क अपॉन दम। हमारा जो बाउंड्री डिस्प्यूट है हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि काम नहीं होगा। तो चाइना भी ये रियलाइज करेगी, अगर अगर इंडिया यहाँ पे RIC जो ग्रुपिंग थी जिसको लेके अभी कोई बातचीत नहीं चल रही थी कुछ सालों में, एकदम से वो RIC की डिबेट जो है स्टार्ट हो गई है। अगर ये RIC को रिवाइव करने का प्लान हमारा बनता है तो डेफिनेटली चाइनीज विल आल्सो बी हैप्पी विद दैट, क्योंकि उनको ये पता है कि एट प्रेजेंट उनका मेजर जो कॉम्पिटिटर है दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है।
तो ये इस एस्पेक्ट में चल रहे हैं, हमें ट्रम्प को याद दिलाना कि भैया क्वाड में साथ काम करना है, तो ये सब चीजें जो है आप संभालिए, ठीक। अब इसके अंदर अगर आप समझें तो एक चीज और कर सकते हैं, हम काउंटर टैरिफ भी लगा सकते हैं। मतलब डब्ल्यूटीओ में आप कंप्लेंट डालेंगे, ठीक है, आपने कंप्लेंट डाल दी, उसके बाद आप काउंटर टैरिफ लगाइए यूनाइटेड स्टेट से जो भी कुछ सामान आप यहाँ पे मंगा रहे हैं। एंड दिस इज द टाइम टू बिल्ड अलायंसेस। तो आपको यूरोपियन यूनियन, जापान, इन सब के साथ अलायंस बनाना पड़ेगा, इन सब के साथ अपने ट्रेड को बढ़ाना पड़ेगा, बिकॉज यूएस ने इन सब के ऊपर भी टैरिफ लगाया है। तो ये सभी लोग परेशान हैं एट प्रेजेंट यूएस के इस प्रोटेक्शनिज्म के कारण। और इन सब को बेसिकली पॉइंट है कि ये भी एक्सप्लोर कर रहे हैं कि इनको कोई रिलायबल प्लेयर एज अ पार्टनर मिल जाए। इंडिया कैन वर्क विद देम, बिल्कुल हमें साथ में काम करना होगा। अब आपको यूएस मार्केट के ऊपर जो आपकी डिपेंडेंस है ना, उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। मतलब ये भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। देखिए, आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा बाकी डेस्टिनेशंस कौन से हैं। यूरोपियन यूनियन में आप एक्सप्लोर कीजिए, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, इन सब के साथ आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएट कीजिए। दिस इज दिस टाइम। एंड नॉट जस्ट दैट, अगर आप रुपी बेस्ड ट्रेड को और बढ़ाएं तो डॉलर के ऊपर डिपेंडेंस भी कम हो जाएगी। और रुपी बेस्ड ट्रेड के लिए कौन रेडी होगा? रशिया, यूएई, they will be readily happy to basically go ahead with this rupee based trade। तो उनको कन्विंस कीजिए, उनके साथ मिलकर काम कीजिए, ये आप करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया, आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। आज की डेट में आत्मनिर्भर बनने के अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। देखिए, डिफेंस सेक्टर ऐसा है, क्यों क्यों यूनाइटेड स्टेट्स हमसे नाराज है? तो पॉइंट इज दिस, इंडिया इज बेसिकली बाइंग इजरायली टेक्नोलॉजी, है ना। हम रशिया से भी सामान खरीद रहे हैं, हम बेसिकली आप देखेंगे कि फ्रांस से भी सामान ले रहे हैं, लेकिन अब यूनाइटेड स्टेट से कुछ भी नहीं ले रहे हैं। क्यों नहीं ले रहे हैं? यूएस एड्स अप लॉट ऑफ कंडीशनैलिटी, ठीक। बहुत सारी कंडीशंस जो है वो यूएस हम पे ऐड करता है। और यहाँ पे पॉइंट जो समझना है, देखिए, इंडिया चाहता है कि आप अगर किसी से डिफेंस इक्विपमेंट लें तो वो हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग में भी हेल्प करे, ठीक है। हम सिर्फ ग्राहक बन के नहीं बैठ सकते हैं वहां पे, हमें टेक्नोलॉजी भी चाहिए जिससे हम अपनी कैपेसिटी को और बढ़ाएं फ्यूचर के अंदर। अब यूएस इस चीज के लिए रेडी नहीं है, और आपकी दुनिया के जो पार्टनर्स आपको दिख रहे हैं, दे आर ऑल रेडी फॉर दिस। क्लियर, सब इसको लेकर रेडी हैं एंड डेफिनेटली विल गो अहेड विद दिस आइडिया। अब आपको एक और इंटरेस्टिंग इसमें डेवलपमेंट बताता हूँ कि भाई देखिए, लोग कह रहे थे कि चाइना और पाकिस्तान बेसिकली दोनों फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं। अब हमने क्या डिसाइड किया है कि सुखोई जो है हमारा विमान, हम उसको अपग्रेड करने वाले हैं, ठीक है। और अपग्रेड करने में ये सभी कंट्रीज हमारी हेल्प करेंगे। इसके अंदर पहले भी हमने सुखोई प्लेन में कुछ एक फिटिंग्स रिफिटिंग्स करके इजराइलीज की हेल्प से उसे काफी कम्पिटेंट बनाया था। जितनी उसकी कैपेसिटी थी उससे कई ज्यादा आपने एनहांस कर दी थी। अब भी हमें कुछ वैसा ही करना पड़ेगा। दिस इज समथिंग दैट दैट इज ऑन बोर्ड। तो हमें ये यूएस के फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट वगैरह लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये हम कुछ कर रहे हैं। इंडियंस वी आर नोन फॉर मेकिंग अ जुगाड़, एंड हेयर ऑल्सो वी विल बी हैविंग आवर ओन जुगाड़ अरेंजमेंट, फ्रूगल अरेंजमेंट हम अपना बना लेंगे। और दिस इज हाउ इट इज, ठीक है। तो ये पॉइंट है। अब इसके अंदर आप समझिए कि भाई आपको टारगेटेड ड्यूटीज लेके आनी पड़ेगी, रिटेलिएशन करना पड़ेगा। देखो, अगर जरूरत पड़े फाइनली तो आप आमंड पे, एप्पल्स पे, इथेनॉल, इन सब चीजों के ऊपर हम जो है दोबारा से ये टारगेटेड ड्यूटीज लगा सकते हैं, हमें जरूरत पड़ सकती है। देन बेस्ट इज दिस, आपको बिल्कुल प्रमोट करना पड़ेगा मेक इन इंडिया, और ये चीज आगे लेके जानी पड़ेंगी। एंड मेड फॉर इंडिया, मतलब हम यूएस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते भाई। Then there are companies which are exploring with this China plus one strategy। जोन सी भी ग्लोबल कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहती है, अपने आप को रीलोकेट करना चाहती है, दिस इज द टाइम कि आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फैसिलिटेट करें। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर लैंड आप अवेलेबल करवाएं। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर ये चीज मान जाती है तो आप देखेंगे बहुत सी यूएस फर्म्स हैं जो चाइना से रीलोकेट करना चाहती हैं, वो खुद ब खुद इंडिया आ जाएंगी। क्लियर, हमारी डिपेंडेंस यूएस के ऊपर और कम हो जाएगी। सो ऑल दीज थिंग्स हैव टू बी डन, ये हम करते हैं। अब यहाँ पे एक मेजर यहाँ पे एक कंपोनेंट आ जाता है, दैट इज क्रिटिकल मिनरल सिक्योरिटी। सो लिथियम कोबाल्ट की अगर आप बात करें तो वी कैन वर्क विद चिले, ऑस्ट्रेलिया, है ना। और इंटरनेशनल मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप को आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं टू रिड्यूस यूएस कंट्रोल ओवर क्रिटिकल रिसोर्सेज। जैसे आप बोल सकते हैं कि चिप्स के ऊपर भी, मतलब माइक्रो चिप्स वगैरह पे भी यूएस का कंट्रोल अच्छा खासा है। अब देखो, दिस इज द टाइम कि हमने ऑलरेडी वैसे तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है, इसका डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग हो चुका है शुरू।
उतने एडवांस स्टेज पे नहीं हुआ होगा, उतना सोफिस्टिकेटेड एडवांस माइक्रोचिप अभी हम नहीं बना रहे होंगे, बट फ्यूचर के अंदर देखो कहीं तो स्टार्ट करना है ना, और वो स्टार्टिंग ऑलरेडी हो चुकी है, एंड मे बी इन फ्यूचर वी विल बी एबल टू हैव आवर ओन इंडिजिनियसली बिल्ड वर्ल्ड क्वालिटी क्लास बेसिकली माइक्रोचिप, बिल्कुल हम फ्यूचर में वो बनाएंगे। और यहाँ पे एक टाइम है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर आपको इंडियन प्रोडक्ट्स को और कॉम्पिटेटिव बनाना पड़ेगा, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को बहुत कम करना पड़ेगा आपको, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जितने भी हैं भारतमाला सागरमाला, उसको आज की डेट में आपको लेके आना है। आपको मेक श्योर करना है कि जो एक्सपोर्ट करने की कॉस्ट है वो और कम हो जाए। बेसिकली अगर हम अपने यहाँ पे डोमेस्टिक पॉलिसीज बना के ये 25% जो भी उन्होंने हाइक किया है, इतने तक अगर हम प्रोडक्शन कॉस्ट ही कम कर दे, इतना जबरदस्त काम करें कि हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट ही कम हो जाए, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना जबरदस्त आ जाए, इकोनॉमीज ऑफ स्केल इतनी जबरदस्त हो कि उसके बावजूद हमारी फर्म्स प्रॉफिट बना पाए, तो देयर कैन नॉट बी एनीथिंग बेटर देन दैट। इससे बड़ा कुछ नहीं होगा, और हम इस यूएस के 25% टैरिफ का जो खेल है इसको भी हम झेल जाएंगे। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर। आप काम करें, ट्रेन योर लेबर, स्किल डेवलपमेंट पे फोकस होना चाहिए, टेक्सटाइल, लेदर, इन सब एरियाज के अंदर, ताकि हम वियतनाम और बांग्लादेश से बेटर अपने आप को प्रोजेक्ट कर सकें। और इंडियन इकोनॉमी में ये स्ट्रेंथ है, हम ये कर सकते हैं, हमारे पास इतना जबरदस्त एक्सपीरियंस है। सो ऑल दीज थिंग्स हैव टू बी डन, ये सारी चीजें हमें करनी है, एंड मेक श्योर करना है कि आरबीआई इंटरवेंशन हो यहाँ पे टू प्रिवेंट द एक्सेसिव रूपी डेप्रिशिएशन। ओके, और ये सारी चीजें हमें यहाँ पे करनी है, एंड दिस इज समथिंग दैट वी कैन डू। और इसके बाद आप यूनाइटेड स्टेट्स की जो भी अब पॉलिसी चल रही है उसको इजीली सस्टेन कर पाएंगे। देन देर आर सर्टेन सेक्टर्स जहाँ पे हमें रिस्क आइडेंटिफाई करने होंगे, एंड अकॉर्डिंगली आपको उसके लिए अलग से काम करना पड़ेगा। तो जैसे आप स्टील एल्यूमिनियम की बात करेंगे तो एक्सप्लोर कीजिए, और यहाँ पे हमारा डोमेस्टिक डिमांड इतना जबरदस्त हो कि जो भी एक्सपोर्ट से नुकसान होने वाला था वो हम यहाँ पे ही कंज्यूम कर लें। देन यूरोपियन यूनियन, एशिया पैसिफिक की मार्केट है, वहाँ आप जरूर जा सकते हैं, अफ्रीका के अंदर आप जो है एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस क्राइसिस को मैनेज करने के लिए यूएस टास्क फोर्स बनाइए आप, यूएस ट्रेड टास्क फोर्स होनी चाहिए, कॉमर्स और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स उसके साथ काम करेंगे, ताकि नेगोशिएशन और रिटेलिएशन जो भी करना है कोऑर्डिनेटेड वे में करना चाहिए। ये स्टेप बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे। ठीक है, तो यू कैन से दिस इज द वर्किंग अरेंजमेंट दैट वी कैन हैव हियर, और इसके बाद आप यूएस की इस पॉलिसी से जरूर अपने आप को बचा पाएंगे। सो दिस इज समथिंग दैट हैज टू बी डन। अब बात करते हैं अगली खबर पे, तो दैट इज अगेन उत्तरकाशी के अंदर फ्लैश फ्लड आया, और ये अब दिख रहा है कि माउंटेन की जो कैरिंग कैपेसिटी है ना वो लोड नहीं ले पा रही है। बहुत कुछ ऐसा हुआ, ऐसा इसलिए हो रहा है, देखिए हम, रेन्स आर नेचुरल, बारिश जो है ये नेचुरल फिनोमिना है, ठीक है। अब हुआ क्या है, जो हमने कंक्रीट का सिस्टम वहां पे बनाया है, कंक्रीट के ऊपर जो वाटर फ्लो है आपका, ठीक, वो बहुत फास्ट होता है, एंड दिस फास्ट इट टेक्स अवे द सोयल एंड डेब्रिस, जो भी सोयल डेब्रिस टूटा फूटा मतलब रॉक्स वगैरह होते हैं, उन सबको ही अपने साथ ले जाता है, और वैसा ही यहाँ पे हुआ है। तो देखो पहले क्या होता था, वाटर जो है वो बेसिकली ग्राउंड वाटर तक पहुंच जाता था, है ना, सारा पानी सरफेस पे रहता ही नहीं था। अब आप एक चीज देखेंगे, जितने भी वीडियोस आ रहे हैं, आपको एक चीज नजर आएगी कि पानी जो है वो बहुत तेज स्पीड में बह रहा है, मतलब शहर के अंदर गलियों के अंदर तेज फ्लो में पानी बह रहा है, किसी की मोटरसाइकिल जो है वो साथ में निकल गई, इस टाइप की चीजें हो रही हैं। वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपने हर जगह रोड्स और कंक्रीट का स्ट्रक्चर वहां पे बना रखा है, पानी का वॉल्यूम एज इट इज है पूरा का पूरा वहां पे इकट्ठा हो रहा है, और वो जैसे कंक्रीट के ऊपर फ्लो करेगा वो और फास्ट हो जाएगा। तो ये सिस्टम है। अब ये देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर हमने इस तरीके का बनाया क्यों। आप ये मेंस 2019 का सवाल देखो, इंटरेस्टिंग सवाल है, कह रहा है कि हाउ कैन द माउंटेन इकोसिस्टम बी रिस्टोर्ड फ्रॉम द नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ डेवलपमेंट इनिशिएटिव एंड टूरिज्म। डेवलपमेंट के नाम पे आप कर क्या रहे हो। अभी देखिए उत्तरकाशी का अगर आप वीडियो देखोगे तो यहाँ पे जो ओल्ड टाउन है, ठीक है, ओल्ड टाउन जो भी था इसका, वो एज इट इज इंटैक्ट है, उसके अंदर कोई भी डैमेज नहीं हुआ है, ठीक, जो ट्रेडिशनली लोग जिस जगह रहा करते थे। नाउ मैक्सिमम डैमेज कहां पे हुआ है, डैमेज इज नियर द रिवर, ठीक, जहां जहां पे रिवर के पास जो भी होटल और वो स्ट्रक्चर हमारे बना रखे थे, डैमेज वहां पे हुआ है। तो इससे हमें ये सीखने को मिल रहा है कि टूरिज्म के लिए आपको रिवर फेसिंग आपको होटल चाहिए, रिवर फेसिंग एंगेजमेंट चाहिए, वहां पे हम लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। जो वाटर का नेचुरल फ्लो पाथ था वो हमने ब्लॉक कर दिया,
क्लियर? नेचुरल फ्लो को अगर आप कहीं पे भी ब्लॉक करेंगे तो देर विल बी टाइम जब नेचर अपना जवाब देगी। और ये वही हुआ है जो एकदम से पूरी मड के साथ और इतने बड़े स्केल के ऊपर ये पानी आया है जिसने डैमेज किया है। वो कहीं ना कहीं पुराने टाइम में रिवर का नेचुरल फ्लो हुआ होगा। ओवर द टाइम हमने वहां पे इस चीज को रोक दिया। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक पॉइंट है जो आपके सामने आपको नजर आ रहा है। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट को देखिए, माउंटेन सिस्टम हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? बायोडाइवर्सिटी है वहाँ पे, यूनिक स्पीशीज इधर रहते हैं, ठीक है, वाटर रिसोर्सेज वहाँ से हमें मिलते हैं। और हो क्या रहा है, अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट चल रही है और टूरिज्म चल रहा है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमें नहीं चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर आज की डेट में रिक्वायर्ड है, ठीक, बहुत कुछ चाहिए, लेकिन इस टाइप की चीजें जो है आपको रोकनी पड़ेंगी। आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कहीं पे भी इलीगल कंस्ट्रक्शन ना हो। तो ये जब तक होता रहेगा तब तक तो आपको हर 5 साल 10 साल बाद ऐसा डैमेज देखने को मिल रहा है। 2013 के अंदर डैमेज दिखा और आज आपको 2025 में ऐसा दिख रहा है ना। तो ये सब खेल है जो चल रहा है, नेचर अपनी तरफ से चला रही है। अब आपको समझना है कि डेवलपमेंट और टूरिज्म का क्या इम्पैक्ट है। तो पहली चीज, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है यहाँ पे, कंस्ट्रक्शन चल रही है, डिफोरेस्टेशन हो रहा है, सोयल इरोजन होता है इससे। देखिए, कंस्ट्रक्शन आप जब भी माउंटेन को क्लियर करते हो, माउंटेन में कंस्ट्रक्शन प्लेन्स से डिफरेंट होती है। माउंटेन्स के अंदर ब्लास्टिंग करनी पड़ती है आपको, ठीक, जब आप ब्लास्टिंग करते हो वो वैसे ही अनस्टेबल रह जाता है और एकदम से पानी आएगा तो वो बह जाएगा, ऐसा होता है। इसीलिए लैंडस्लाइड के केसेस भी इंक्रीज हो गए हैं। प्लस आप देखेंगे कि ट्रक ट्रैफिक ओवर द ईयर्स वो काफी इंक्रीज हुआ है यहाँ पे, बिकॉज हमने रोड कनेक्टिविटी बना दी है ना। टूरिज्म की बात करेंगे तो आपको दिखेगा कि कार्स का फ्लो भी इंक्रीज हो रहा है, बहुत सी कारें बड़े स्केल के ऊपर जा रही हैं। अब वो जो एरिया है माउंटेन की, जो कैरिंग कैपेसिटी है वो इतनी नहीं है, ठीक, ये बात समझिए आप। अभी भी जो हमारा माउंटेन सिस्टम, हिमालयन सिस्टम है, वो स्टेबल सिस्टम नहीं है। हिमालयाज आर स्टिल ग्रोइंग, ठीक, वो अभी भी अनस्टेबल है। वो आपका अभी भी इंक्रीज होता जा रहा है, हाइट में इंक्रीज हो रहा है, सिस्मिक एक्टिविटी भी वहां पे थोड़ी बहुत होती है। तो ये सब फैक्टर्स यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और जब तक आप इन फैक्टर्स को कंसीडर नहीं करेंगे और इनको कंसीडर करके डेवलपमेंट प्लान नहीं करेंगे तो इस टाइप की चीजें दोबारा होती रहेंगी। अब देखो हो क्या रहा है, पोल्यूशन और वेस्ट मैनेजमेंट की सरदर्दी है। टूरिज्म से वहां पे बहुत गंदगी फैलती है, पोल्यूशन भी हो रहा है, वेस्ट बहुत ज्यादा क्रिएट हो रहा है। और वेस्ट कहाँ पे डंप किया जाता है ये भी आपको बता दूं मैं। वेस्ट माउंटेन में डंप किया जाता है, स्लोप से सीधा खाई के अंदर, ठीक, टॉप से वो सारा का सारा कूड़ा जो है वो डाल देते हैं। और देखिए, ये सब वेस्ट जो है ये भी वाटर के साथ ही आएगा, ठीक। और ये भी जो आपका मड स्लाइड बनता है, उस मड स्लाइड का जो वॉल्यूम है वो इनसे भी इंक्रीज हो रहा है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी का जो भी कूड़ा घर का टूटा फूटा होता है वो भी सब भी ऐसे ही डंप किया जाता है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है, आपके पास जो वेस्टेज डिस्पोजल है उसको लेके कोई प्लान नहीं है, जिस वजह से इकोलॉजिकल प्रेशर बहुत इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे। एंड हिमालयाज के अंदर रोड कंस्ट्रक्शन आप कर रहे हो, टूरिज्म आप कर रहे हो, जिससे लैंडस्लाइड हो रहा है ना। आपने पेड़ के पेड़ काट दिए हैं, तो वो क्या करते थे वो पेड़, वो बेसिकली सोइल को काफी होल्ड करके रखते थे। नाउ दैट हैज बीन गॉन, वो हट गया है यहाँ पे। और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि सिर्फ हिमालयाज में नहीं, आप्स में भी, मतलब यूरोप में भी इस टाइप की चीज देखने को मिल रही है। वहां पे भी काफी एनवायरमेंटल इश्यूज आए हैं, ठीक है। तो ये हमें देखना होगा बहुत ही खास तरीके से। अब देखिए, जॉब्स तो हमें क्रिएट करनी है, तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि टूरिज्म बंद कर दो। इको टूरिज्म आप लेके आइए, मेक श्योर दैट ये सारी चीजें आप एड्रेस करो। पॉलिसी इंटरवेंशन की आपको यहाँ पे जरूरत है। स्लोप स्टेबिलिटी गाइडलाइंस लेके आओ हिमालयाज के लिए। साथ साथ कंस्ट्रक्शन किस लेवल पे होगा ये भी आपको बहुत अच्छे तरीके से देखना है। कहीं पे कोई एनक्रोचमेंट वगैरह है वो आपको देखना होगा, बिल्डिंग का डिजाइन कैसा बन रहा है, दैट यू हैव टू सी। एंड बेस्ट इज दिस, आप इको टूरिज्म प्रमोट करो। सक्सेसफुल एग्जांपल हैं जैसे वेस्टर्न घाट्स के अंदर कई जगहों पे लोकल लेवल पे बहुत कंजर्वेशन को लेके एफर्ट हुआ है। तो यहाँ पे भी लोकल कम्युनिटीज को आप लेके आइए साथ में। आप जियो टेक्सटाइल्स, सोयल स्टेबलाइजिंग मेथड्स इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आप सोयल इरोजन को रोक सकें, है ना। अर्ली वार्निंग सिस्टम आप यहाँ पे लेके आइए, लैंडस्लाइड का या फ्लड का। अब यहाँ पे इतने सारे लोग फंसे हुए हैं, अगर यहाँ पे हमें अर्ली वार्निंग सिस्टम मिलता कहीं पे, कहीं से पता लगता कि ये होने वाला है, तो वी शुड हैव वर्क ऑन दैट, उसको लेके हम काम कर सकते थे, ठीक। एंड देन एस्टेब्लिश द लिमिट ऑफ विजिटर्स इन दैट एरिया। तो ये आपको लेके आना ही आना पड़ेगा। वैसे मैं बता दूं,
उत्तराखंड गवर्नमेंट ने एक चीज वहां पे कर दी है। तो टूरिस्ट को पहले वहां पे उनके पोर्टल के अंदर जो है एनरोल करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा, उसके बाद वो अपना टूर वगैरह ट्रैवल का जो भी है वो प्लान कर सकते हैं। ठीक है, अब वैसा नहीं होगा कि मुंह उठाए गाड़ी निकाली और आ गए, है ना। परमिट सिस्टम वहाँ पे लगा रहे हैं ये लोग, और इट्स अ गुड थिंग। आपको ये चीज़ तो बिल्कुल अच्छे से मैनेज करनी पड़ेगी, रेगुलेट करना पड़ेगा। इफ़ वी आर नॉट डूइंग दिस देन यू विल सी अगेन एंड अगेन दिस टाइप ऑफ इश्यूज erupting। बार बार इस टाइप की चीज़ जो है ये आती रहेगी। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, ये हो रही हैं यहाँ पे, एंड इट्स अ सैड थिंग। चलिए आप देखेंगे आगे। तो इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेके स्टेटमेंट है, पेट्रोल लॉबीज दे आर बिहाइंड दिस E2 फ्यूल फेयर कैंपेन। ओके, सो दरअसल सोशल मीडिया पे और मीडिया के अंदर भी एक चीज चल रहा था कि भी इथेनॉल के यूज से आपके इंजन पे असर पड़ रहा है ना। पीपल वर कंप्लेनिंग अबाउट दिस, एंड ऑलरेडी गवर्नमेंट का प्लान है कि 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग करेंगे। ओके, अब देखो हमारा इंजन इतना जबरदस्त हो गया है कार्स वगैरह का कि वो इस 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग को आराम से सस्टेन कर जाएगा। मतलब पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा है तो फिर हमारे यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। सो दिस इज समथिंग दैट वन हैज टू सी। ओके, ये पूरा खेल है जो समझना है आपको। अच्छा, अब आप इस चीज को समझिए कि क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं। तो ये कह रहे हैं कि विद रेफरेंस टू यूजफुलनेस ऑफ बाय प्रोडक्ट्स ऑफ शुगर इंडस्ट्री विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ये कह रहे हैं कि बेगेस कैन बी यूज्ड एज बायोमास फ्यूल फॉर जनरेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, दिस इज करेक्ट। बिल्कुल बहुत सारे बाय प्रोडक्ट्स होते हैं शुगर इंडस्ट्री के, और शुगर केन के काफ़ी ज़्यादा यूजेज होते हैं। आप जो है शुगर निकाल सकते हो, इथेनॉल में उसका इस्तेमाल कर सकते हो, पेपर, इलेक्ट्रिसिटी, लॉट ऑफ थिंग्स कैन बी डन। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत मुझे लग नहीं रही। अब सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि मोलासिस कैन बी यूज्ड एज वन ऑफ द फीड स्टॉक फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिंथेटिक केमिकल फर्टिलाइजर। तो सिंथेटिक केमिकल फर्टिलाइजर के अंदर आप मोलासिस का यूज नहीं करेंगे। देखिए, आप इसका इस्तेमाल एल्कोहल प्रोडक्शन के लिए कर सकते हैं, लाइव स्टॉक फीडिंग के लिए कर सकते हैं, बट इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर बेसिकली प्रोडक्शन ऑफ सिंथेटिक केमिकल फर्टिलाइजर। उसमें इसका इस्तेमाल नहीं दे रखा, तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है। बेगैस मैंने बताया बेसिक यूटिलाइजेशन क्या है कि एज अ फ्यूल आप इसको यूज कर सकते हो, और पेपर इंडस्ट्री में एज अ रॉ मटेरियल यूज होता है, एंड 30% ऑफ द सेलुलोज रिक्वायरमेंट कम फ्रॉम एग्रीकल्चर रेजिड्यू, है ना, ऐसा भी है यहाँ पे। एंड मोलासिस कैन बी यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल, तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ये पॉइंट आपको समझना है। देखो हम इथेनॉल ब्लेंडिंग को क्यों कर रहे हैं, हमारे दिमाग में एक और चीज है कि एग्रीकल्चर के अंदर भी इसका खास इम्पैक्ट होगा। तो बेसिकली आप फार्मर की इनकम को बढ़ाना चाहते हो, ठीक है, ये हमारे बिल्कुल दिमाग में चल रहा है कि फार्मर इनकम हमें इंक्रीज करनी है। और इस फार्मर इनकम को बढ़ाने के लिए बेसिकली जो शुगर केन फार्मर है, जो भी शुगर केन उगा रहे हैं, वैसे तो बड़े फार्मर्स उगाते हैं, ठीक है, शुगर केन प्रोडक्शन जहां जहां पे हो रहा है उनको आपको इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा। और इथेनॉल का अगर हम यूजेज और प्रोडक्शन हमारे यहाँ बढ़ा रहे हैं तो उसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। एक ये कि आपका जो ऑयल इंपोर्ट है, ठीक, तो इंपोर्ट बिल ये रिड्यूस करेगा, है ना। अगर आप तेल लोगे 20% अच्छा खासा वॉल्यूम हो गया। इंडिया तीसरा सबसे बड़ा जो है ऑयल कंजम्पशन वाला कंट्री है पूरी दुनिया के अंदर, और आपको ये बिल्कुल ये कम करना ही करना है। मतलब जितना हो सके आपके पास डोमेस्टिक अरेंजमेंट होना चाहिए। So this is what domestic arrangement is facilitated by ethanol blending, इसीलिए इनका फोकस है और बहुत ज़रूरी है ये हम ये ऐसा करें। और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो ये चीज़ नुकसानदायक है। इथेनॉल की अगर आप बात करते हो तो इथेनॉल क्लीन फ्यूल है ना, क्लीनर है, एमिशन जो है इससे कम होता है। तो वो एडिशनल बेनिफिट्स हैं जो हम यहाँ पे कंसिडरेशन में लेके आ सकते हैं। हमारा क्लाइमेट चेंज के लिए जो भी एफर्ट चल रहा है उसके अंदर भी ये एक स्टेप है। सो डेफिनेटली इट्स अ गुड थिंग टू डू, बट कोई लॉबी वगैरह चलती है तो उन्होंने कहा भाई गड़बड़ हो रही है। अब इसको सुधारा है इस स्टेटमेंट ने। ओके, सो मूविंग टू नेक्स्ट, आगे चलते हैं। तो फाइनली हमारे डोवाल साहब जो हैं वो मिल रहे हैं रशियन लीडर से, और चीज़ों को उन्होंने डिस्कस किया। अब देखिए एक पॉइंट समझना होगा हमें कि इंडिया के लिए एक स्टैंड ज़रूरी है इंडियन फॉरेन पॉलिसी के अंदर कि भाई हम अपनी स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। ठीक है, हर बार ये पॉइंट आपको मैं बता रहा हूँ। तो क्यों ये हमारे लिए ज़रूरी है, देखिए
शॉर्ट टर्म में अगर आप देखोगे, ठीक, तो यूनाइटेड स्टेट्स के स्टेप्स से हमें थोड़ा बहुत पेन होगा, है ना। लेकिन अगर हमें लॉन्ग टर्म में देखना है, लॉन्ग टर्म में आपको एक रिलायबल पार्टनर चाहिए होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात समझ लीजिए कि भाई यूएस हाईली अनरिलायबल है, ये चीज प्रूव हो चुकी है। यूएस की पॉलिसीज अनसर्टेन है, ये चीज प्रूव हो चुकी है, ठीक है। एंड इट इज नॉट जस्ट इंडिया विच इज यू कैन से टॉकिंग अबाउट दिस, ये अब एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड पोजीशन है, ओके। और सभी लोग इस बात को समझ रहे हैं कि यूएस कितना अनसर्टेन हो सकता है। सो इवन यूएस के क्लोज जो प्लेयर्स हैं, से साउथ कोरिया हो गया, है ना, जापान हो गया, नाउ दे आर ऑल रियलाइजिंग दिस। सब जगह जो है ये रियलाइजेशन है। इवन यूरोप के अंदर भी ये रियलाइजेशन है कि भाई यूनाइटेड स्टेट्स के भरोसे हम नहीं बैठ सकते। नेक्स्ट लीडर कौन होगी, कैसी होगी, क्या वो पॉलिसीज लेके आएगी, नो वन नोज अबाउट इट। बट एक पॉइंट आपको समझना है कि यूनाइटेड स्टेट्स की जो प्रेजेंट पॉलिसी है, यूएस आइसोलेशन में जा रहा है, ये दिख रहा है, इट इज मूविंग अवे फ्रॉम ग्लोबल सिनेरियो। और ये पहले भी ऐसा हो चुका है, अब भी जो है दोबारा दिख रही है। तो ऐसे सिनेरियो में जो आपके रिलायबल पार्टनर्स रहे हैं, उनको आप छोड़ नहीं सकते। सो रशिया हैड बीन आवर रिलायबल प्लेयर, रिलायबल पार्टनर, एंड हम उसे नहीं छोड़ सकते। दैट इज द पॉइंट। अब इस क्वेश्चन को आप देखिए तो रीजन्स ऑफन मेंशन आर न्यूज, नॉर्थ किरू इतूरी, बेसिकली कहाँ पे है ये। देन नागोर्नो कराबाग, तो नागोर्नो कराबाग तो बेसिकली ये रीजन है, अजर अर्मीनिया और अजरबैजान के बीच में लड़ाई हुई थी, तो ये रॉन्गली मैच्ड है, ठीक है। अच्छा, ये दोनों के दोनों ही रॉन्गली मैच्ड हो गए, इनको रूल आउट करो। देन खेरसा एंड जफरोजिया, ये यूक्रेन के अंदर है, तो ये रशिया वॉर से रिलेटेड है, तो अगेन दिस इज ऑल्सो रूल्ड आउट। तो कोई भी इनमें से स्टेटमेंट ठीक नहीं है। अब आपको थोड़ा एक्सप्लेनेशन बता दूं तो नॉर्थ कीवू, इतूरी, दीज आर द प्रोविंसेस दैट आर देयर इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, और वहां पे काफी सिविल वॉर टाइप सिचुएशन चल रही है। नागोर्नो बाराबाग मैंने आपको बता दिया, अर्मीनिया और अजरबैजान के बीच में डिस्प्यूटेड साइट है, ठीक है। एंड देन रशिया बेसिकली इस लुहांस्क, डोनेट्स्क, ज़ेफरोजिया और खेरसों प्रोविंस में उन्होंने बेसिकली रेफरेंडम टाइप की चीजें की थी, और ये यूक्रेन से इन्होंने अभी अभी हड़पे हैं, ठीक है, ऐसा हुआ है। अब अगला सवाल आप देखिए, इन्होंने पूछा कि यूक्रेन के आसपास वाले कंट्रीज कौन से, बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन से हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, जो से कंट्रीज न्यूज में होंगे उसके आसपास का पता होना चाहिए। तो बेलारूस, रशिया इज ऑब्वियसली देयर, पोलैंड इज देयर, स्लोवाकिया इज देयर, हंगरी इज देयर, मोल्डोवा, रोमानिया, ठीक है, ये कंट्रीज हैं जिनका यूक्रेन के साथ बॉर्डर लगता है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए कौन से नहीं हैं, जो नहीं है उनको आप हटाते जाइए। तो लिथुआनिया इज नॉट देयर, ओके, हंगरी इज देयर, रोमानिया इज देयर, ये हमने देख लिया। चेक रिपब्लिक, है ना, ये यहाँ पे नहीं है, ठीक है, आप इसे हटा दीजिए। और बुल्गारिया आपको दिख रहा है कहीं पे, ओके, बुल्गारिया यूक्रेन के साथ नहीं लग रहा है, सो यू जस्ट रूल इट आउट। लातविया, देन लातविया इज ऑल्सो नॉट हियर, ओके, सो यू जस्ट रूल दैट आउट एज वेल। सो ओनली टू, दैट्स द करेक्ट आंसर, जो है यहाँ पे बॉर्डर बना रहे हैं। तो इस तरीके से आपको पट करना होता है, चीजें पूछ लेते हैं वो कभी कभी। देन मूविंग टू नेक्स्ट, अब बात करते हैं एडिटोरियल की, और इस एडिटोरियल के अंदर बेसिकली शशि थरूर साहब का ही एडिटोरियल है। ही इज पुटिंग अप एन आर्गुमेंट, ही इज मेकिंग सम स्टेटमेंट्स कि भी चाइना को हम कैसे काउंटर करेंगे। पहले चाइना को समझना पड़ेगा कि रिसेंटली 300 से ज्यादा चाइनीज जो इंजीनियर्स थे, जो फॉक्सकॉन के लिए काम कर रहे थे, फॉक्सकॉन के इंडिया के प्लांट में काम कर रहे थे, उनको वापस बुला लिया गया है, ठीक है। तो बेसिकली चाइना डजंट वांट इंडियंस टू लर्न फ्रॉम देम, वो ये नहीं चाहते कि इंडिया जो है चाइना से कुछ सीखे, तो उन इंजीनियर्स को वापस चाइना में बुला आना पड़ा, जबरदस्ती उनको वहां पे बुलाया गया, ठीक है। तो वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि इंडिया की टेक्नोलॉजी ग्रोथ हो। देखिए आप एक बात समझिए, ग्लोबली चाइना सीखा कैसे है ना, मैं ये सवाल आपसे करना चाहता हूँ, हाउ चाइना लर्नड वट एवर इट इज लर्निंग टूडे, किस तरीके से चाइना चीजों को सीखा। तो आपको समझना होगा, दुनिया से एक्सपर्ट्स को उन्होंने अपने यहाँ पे बुलाया, ठीक। चाहे आप सपोज करो डिफेंस मिनिस्ट्री की बात कर लो, तो बहुत से ऐसे एक्स सोवियत कि जो आपके यहाँ पे साइंटिस्ट वगैरह थे, जो सोवियत यूनियन की इंडस्ट्री में काम किया करते थे, उनको इन्होंने अपने यहाँ पे नौकरी दी। बहुत से ऐसे इंजीनियर्स हैं, यूरोपियन इंजीनियर्स,
जो हाईली बेसिकली पेड हैं और चाइना के अंदर काम कर रहे हैं। और बेसिकली इनिशियली उन्होंने बहुत काम किया चाइना में, और फाइनली चाइना जो है उनसे चीज़ें सीख गया। नाउ चाइना डजेंट रिक्वायर दैट। नाउ सेम थिंग व्हेन इट वाज अप्लाइड एट इंडियाज एंड, वैसा ही कुछ हम इंडिया में करने की कोशिश कर रहे थे कि फॉक्सकॉम इंडिया में प्लांट लगाएगा और चाइनीज जो वहाँ के इंजीनियर्स हैं वो आके अपना स्किल सेट यहाँ के लोगों को सिखाएंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा। तो इमीडिएटली जो है चाइना ने वहाँ पे रोक लगा दी। ठीक है, तो अब ये चीज़ है, दे डोंट अलाउ द क्रिटिकल नॉलेज टू गो टू इंडिया। वो किसी भी हालत में ये नहीं होने देना चाहते, एंड दिस इज देयर टैक्टिक्स। तो उनकी गवर्नमेंट इंटरवेंशन से उन चाइनीज इंजीनियर्स को वापस बुला लिया गया। ओके, सो दिस हैज बीन द केस, दिस इज व्हाट हैज बीन द डेवलपमेंट पॉइंट। अब आपको एक चीज समझनी है कि कुछ एक की सेक्टर्स हैं कि जहां पे चाइना अपना होल्ड मेंटेन करके रखना चाहता है। तो रेयर अर्थ, क्रिटिकल मिनरल्स, हाई टेक कंपोनेंट्स, चाइना इसके ऊपर अपनी जो एडवांसमेंट है, जो एज है, उसको मेंटेन करके रखना चाहता है। इनफॉर्मल ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं, है ना, फॉर्मली कुछ नहीं होती, लेकिन बाहर के किसी प्लेयर को वो आने ही नहीं देंगे। इसलिए चाइनीज मार्केट को कोई एक्सप्लोर ही नहीं कर पाता। देर इज यूज ऑफ स्टेट बैक्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स टू लिमिट इंडियाज प्रोग्रेस। अब आप एक चीज को समझिए कि चाइना जब भी बात करता है तो चाइना का जो स्टेट है वो वहां की प्राइवेट कंपनीज को सपोर्ट देता है पीछे से। ओके, तो इसीलिए ये एक बात समझिए आप, जो रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ हाइक वगैरह किया, चाइनीज कंपनीज ऐसा न्यूज में आ रहा है कि उस टैरिफ हाइक को मतलब दे आर नॉट टेकिंग इट सीरियसली, वो उस चीज को आराम से सस्टेन कर जाएंगे क्योंकि उनके पास वो टेक्नोलॉजी, वो एबिलिटी है यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, अब देर आर दीज सेक्टर्स लाइक ईवी में बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, तो चाइना वहाँ पे मार्केट को अपने अंडर रखना चाहता है कंप्लीटली, मतलब सब चीज वो कंट्रोल करना चाहता है। बेसिकली वो कोई ग्लोबल कॉम्पिटिटर चाहता ही नहीं है किसी भी हालात में। इसीलिए इन द सेम डोमेन इट इज नॉट अलाउइंग इंडिया टू लर्न एनीथिंग फ्रॉम देम। देन अभी हो क्या क्या ओवर द टाइम चाइना के अंदर डोमेस्टिक इकोनॉमिक कंटेक्स्ट में बहुत कुछ चल रहा है। ओवर कैपेसिटी उन्होंने ओवर द इयर्स डेवलप कर ली, उनको लगा कि भाई एक्सपोर्ट लेड चलता रहेगा, चाइना मैन्युफैक्चरिंग हैब रहेगा, दिस एंड दैट। बट अभी एट प्रेजेंट जिस तरीके की दुनिया चल रही है, तो ग्रेजुअली स्लोली, आई एम नॉट सेइंग दैट इट इज एट अ हाई पेस, स्लोली डी ग्लोबलाइजेशन ओके इज टेकिंग प्लेस। एंड उसके अंदर अगर आपको डीग्लोबलाइजेशन की बात करें तो इकोनॉमीज का जो डीकपलिंग का खेल है वो चल रहा है एट प्रेजेंट। सभी इकोनॉमीज अपनी डिपेंडेंस जो है वो कम कर रही है, वो खासकर चाइना के केस में वो अपने यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाना चाहते हैं। तो दिस इज समथिंग विच इज हैपनिंग हियर। ठीक है, और ग्लोबल सप्लाई चेन्स जो हैं वो अभी एट प्रेजेंट कहीं ना कहीं डिसरप्ट भी हो रहे हैं, और पास्ट में हमने देखा है कि चाइना मैनिपुलेट भी करता था स्ट्रेटेजिकली। और एक बात समझिए कि जहां पे भी आप वेपनाइजेशन ऑफ ट्रेड होगा वहां पे लोग आत्मनिर्भर बनने की तरफ जाएंगे ही जाएंगे। सभी कंट्रीज ये डिसाइड करेंगे कि उनको सेल्फ रिलायंस की तरफ जाना है। तो ये चाइना ने जब से ही ऐसे वेपन यूज करना शुरू किया ना, मे बी ऑस्ट्रेलिया के केस के अंदर उन्होंने जो है ये काम स्टार्ट किया था। नाउ वर्ल्ड ओवर कंट्रीज आर रियलाइजिंग दिस दैट दे हैव टू बी सेल्फ डिपेंडेंट। इंडियंस जो है वो भी अब सेल्फ डिपेंडेंट की तरफ जा रहे हैं। अमेरिकन मेक अमेरिका ग्रेट ग्रेट अगेन क्या है वो एक तरीके से अपनी डिपेंडेंस दुनिया के ऊपर से ही कम करना चाहता है। तो दैट इज समथिंग विच इज हैपनिंग ग्लोबली, जो है ये सारी चीजें चल रही हैं। अच्छा, अभी क्या है सिस्टम भाई, इंडिया की प्रेजेंट पोजीशन क्या है? हैवी डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स फ्रॉम सेमीकंडक्टर्स, माइक्रोचिप्स, सेंसर्स, क्रिटिकल कंपोनेंट्स। इसके लिए हम अभी भी इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। तो पहली चीज तो ये है, यहाँ पे आपको सेल्फ रिलायंस की तरफ जाना होगा। दैट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट दैट वी हैव टू एक्सप्लोर। क्लियर, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मेक इन इंडिया को आपको लेके आइए, बट इसको रियलाइज करने में टाइम लगेगा। बट लॉन्ग रन में अगर आप देखेंगे तो लॉन्ग रन में इट इज गोइंग टू बी गुड फॉर इंडिया। ठीक, तो ये अमेरिकन को भी अभी समझ में आ जाएगा अगर हमने यहाँ पे उनके साथ कोई नेगोशिएशन वगैरह नहीं की तो। सो दिस इज समथिंग विच इज हैपनिंग। मतलब खेल ऐसा है कि टैरिफ हाइक के चक्कर में आपको पैरानॉइड होने की जरूरत नहीं है। अंडर प्रेशर आके आप डिसीजन नहीं ले सकते हो। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑलरेडी इस चीज को लेके क्लियर है, क्लियर माइंडेड है हम लोग कि भी अंडर प्रेशर आके तो हम कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि हम कोई फैसला लेंगे। और लाइकवाइज दिस इज व्हाट वी हैव टू कीप इट इन माइंड। और इंडियन इंटरेस्ट को किसी भी हालत में हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देना है। सो ये सारे फैक्टर्स आपको ध्यान रखने हैं वाइल टेकिंग अ कॉल। एंड
ये जरूर है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको समझ भी रहा होगा। ओके, सो दिस इज द पॉइंट। अब देखिए एक चीज और है यहाँ पे, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट देखिए किस तरीके का है। तो यूएस इंडिया रिलेशन को देखिए, टैरिफ एंड ट्रेड टेंशन कॉम्प्लिकेट कर रहा है हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को, एंड दिस इज द टाइम कि हम जो है चाइना के साथ एंगेज कर सकते हैं। दूसरी चीज आप समझिए कि भाई किस तरीके का अलाइनमेंट चल रहा है। तो चाइना को एग्जाम्पशन दिया उन्होंने कि भी वो रशियन एनर्जी से बेसिकली रशिया से इंपोर्ट करते रहे, एंड इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा दिया। तो ये यूएस की जो डबल स्टैंडर्ड्स पॉलिसी है ये हमें बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, तो दैट इज समथिंग विच विल बी देयर इन एंड माइंड। तो ग्लोबल सप्लाई चेन कंपटीशन को आप देखिए, चाइना के डोमिनेंस को हमें जरूर डील करना पड़ेगा। आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एडवांस टेक्नोलॉजी में जानना ही जाना पड़ेगा। तो आप और स्टार्टअप्स को एनकरेज कीजिए। ठीक है, बिना इसके तो बात बनने ही नहीं वाली है। दैट इज समथिंग विच हैज टू बी डन एट आवर एंड। तो आत्मनिर्भर बनना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को आप रोबस्ट कीजिए भाई। जितना हो सके लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम हो जाएगी तो अच्छा काम होगा। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम और आप लेके आइए डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर, ताकि हम इतना अच्छा काम करें। और इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, तो हम ज़्यादातर एक्सपोर्ट लेड नहीं है, हम कंजम्पशन लेड इकोनॉमी है। इसलिए यूएस के इस पॉलिसी डिसीजन का कोई खास असर हम पे पड़ने नहीं वाला। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था ना कि इंडियन इकोनॉमी रशियन इकोनॉमी डूम कर जाएगी, वैसा कुछ भी नहीं होने वाला है। क्लियर? तो ही इज आई गेस मिसिंग द पॉइंट। 2008 में भी वी वर एबल टू डील विद ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स। जब इकोनॉमिक क्राइसिस आया था तो इंडियन इकोनॉमी उतनी रेजिलियंट थी। हमारे जो मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अभी भी देखो वर्ल्ड बैंक क्या कह रहा है कि 6.6% से हम लोग ग्रो करते, मे बी 6.4% से ग्रो करेंगे, तो 0.2% का हमारा ग्रोथ पे असर पड़ेगा। ठीक है, ओवरऑल इतना बड़ा कोई खास नहीं इम्पैक्ट आने वाला है। बट वी हैव टू डिसाइड कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हम लोग आगे लेके जाएं या अपने इकोनॉमिक रिलेशंस। तो ये सारी चीजें आने वाली हैं। अच्छा एक बात आपको समझिए, इफ वी बो डाउन, इफ इंडिया, आई वुड से सरेंडर, अगर हम यहाँ पे सरेंडर कर दें तो इसका रिजल्ट क्या होगा? अगर आपने यहाँ पे सरेंडर किया, द रिजल्ट इज गोइंग टू बी यूएस की और डिमांड्स इंक्रीज हो जाएंगी। ठीक, तो एज देयर डिमांड्स आर गोइंग टू इंक्रीज, कहाँ कहाँ पे भी आप कॉम्प्रोमाइज करोगे? तो वी हैव टू बी वेरी क्लियर विद दिस, एंड दैट इज समथिंग वी हैव टू प्लान फॉर। अब देखिए बायोचार की बात करते हैं। तो चारकोल रिच इन कार्बन प्रोड्यूस फ्रॉम एग्रीकल्चर रेजिड्यू एंड ऑर्गेनिक वेस्ट। ठीक है, अब सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और एमिशंस को कम करने में काफ़ी हेल्प कर सकता है। बेसिकली अगर आप देखेंगे तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन जो होता है, ठीक है, जिससे आप कार्बन को एब्जॉर्ब कर रहे हो, ग्रीन हाउस गैस जो भी है हमारे यहाँ पे, उसको आप रिड्यूस करना चाहते हो, सिक्वेस्ट्रेशन करना चाहते हो, उसमें ये बायोकार जो है ये हम कर सकते हैं। कैसे होगा देखिए आप, यूजिंग 30 to 50% ऑफ द सरप्लस वेस्ट कुड प्रोड्यूस। ठीक है, जो भी आपका वेस्ट है उससे आप इसे बना सकते हैं। 15 to 26 million टन ऑफ दिस कैन बी प्रोड्यूस्ड एनुअली। और अगर आप ऐसा करते हैं तो ये 0.1 गीगा टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हर साल हटा देगा। तो ग्रीन हाउस गैस जो है वो कम कर देगा। और इसके जो बाय प्रोडक्ट्स हैं, सिंग गैस, ठीक है, उसको आप यूज कर सकते हो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के अंदर। तो इसका इस्तेमाल से हम जो हमारा 0.5 to 0.7% ऑफ हमारी एनुअल पावर डिमांड है उसको एड्रेस कर सकते हैं। आप इससे बायो ऑयल बना सकते हैं। ठीक है, ये भी एक बायो प्रोडक्ट होगा, एंड इट कैन रिप्लेस 8% ऑफ डीजल एंड कैरोसिन। क्लियर? तो फॉसिल फ्यूल पे जो हमारा रिलायंस है वो भी कम हो जाएगा। और ये भी बढ़िया, एक तरीके से रिलेटिवली आपके जो पेट्रोल डीजल आप यूज कर सकते हैं उससे तो क्लीन ऑप्शन होगा ये बायो ऑयल। और ये एक तरीके से रेजिड्यू आ रहा है ना, बायोचार बना रहे हो उस केस में। अब इसके सेक्टोरल बेनिफिट्स की बात करें, एग्रीकल्चर सेक्टर में बेनिफिट होगा, improves water retention, reduces nitrous oxide emission by 30 to 50%, और सोयल की हेल्थ को रिस्टोर करने में हेल्प करता है। इंडस्ट्रियल एमिशन को देखें तो CO2 को आप एब्जॉर्ब करोगे यहाँ पे। ओके, और मतलब इट्स अ गुड थिंग टू डू। कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे, रिप्लेसिंग 2 to 5% ऑफ कंक्रीट विद दिस, इट एनहांसेस द स्ट्रेंथ। अगर 2 से 5% कंक्रीट की जगह आप इसका इस्तेमाल करें तो ये स्ट्रेंथ भी देता है और हीट रेजिस्टेंस भी है इसके अंदर। तो ये एक एडेड पॉइंट है, एंड देन इट इज ऑल्सो गोइंग टू कैप्चर
150 kg ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर मीटर क्यूब में 115 किलो कार्बन डाइऑक्साइड भी ये एक तरीके से एब्जॉर्ब कर जाएगा। मतलब हम इतने बड़े स्केल पे इसको यूज करेंगे। अभी देखो इंडिया के केस में क्या है ना कि हमारे यहाँ पे बहुत सा कंस्ट्रक्शन होना है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो अभी आपको बिल्ड करना है। मतलब ये तो ऐसा है जो अभी चल रहा है काम, और कंस्ट्रक्शन तो इस देश में चलती ही रहेगी जब तक आपका इंफ्रास्ट्रक्चर टॉप क्लास नहीं हो जाता। और वहां पे आप इसका इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं। आप इसके इस्तेमाल से वेस्ट वाटर के ट्रीटमेंट में भी लेके आ सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ 200 to 500 लीटर्स ऑफ वेस्ट वाटर पर केजी ऑफ बायोचार, एंड पोटेंशियल डिमांड जो है बेसिकली इतनी ज़्यादा आएगी इस वाटर क्लीनिंग एक्टिविटी में। तो ये बढ़िया यूज़ है जो हम लेके चल सकते हैं। सो दिस वॉज देयर इन टूडेज न्यूज़पेपर। ये सारी चीज़ें आज के अखबार में थी। हाँ, एक और टॉपिक रह गया, दैट इज जर्मनी सपोर्टिंग यूक्रेन। ओके, सो देखिए ये नया डेवलपमेंट है। जर्मनी जो है अब वो थोड़ा प्रोएक्टिव हो रहा है, प्रोएक्टिव इन यूरोपियन, यू कैन से डिफेंस। और क्यों ऐसा हो रहा है? देखो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हमें पता था कि जर्मनी की जो पॉलिसी रही है ना डिफेंस मैटर्स को लेके, वो बहुत ही पैसिविटी में रहे वो। ठीक, जबकि वर्ल्ड वॉर 2 को अगर आप देखोगे तो जर्मन टेक्नोलॉजी, हिटलर को कुछ मर्जी कहें, बट जर्मन टेक्नोलॉजी इट वाज वर्ल्ड क्लास, बहुत जबरदस्त थी वो। और बहुत कुछ दिखा हमें। जो आप देखो इन्होंने जो बॉम्बर वगैरह बनाए थे वो इनके बॉम्बर्स यूएस बॉम्बर्स से काफ़ी अच्छे थे। जो यूएस ने भी ईरान के केस में एक बॉम्बर का इस्तेमाल किया ना, तो वैसे ही कुछ एक बॉम्बर्स जो हैं जर्मनी के पास थे। दे वर ऑलरेडी मेकिंग दैट, बट ड्यू टू दिस यू कैन से कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वॉर वो चीज़ वो अचीव नहीं कर पाए। बट जर्मनी इज गुड एट दिस टेक्नोलॉजी पॉइंट। तो ये बात तो रिकग्नाइज्ड है, पूरी दुनिया मानती है। अब जर्मनी इंटरनेशनल अफेयर्स की बात कर लो, यूरोपियन पॉलिटिक्स की बात कर लो, वहां पे बाउंस बैक कर रहा है। सो दैट इज समथिंग विच इज हैपनिंग देयर। एंड अब इसके अंदर जो की पॉइंट आपको समझना होगा भाई ऐसा क्यों हो रहा है, तो हाईएस्ट सिविलियन बेसिकली कैजुअलिटीज यूक्रेन में हुई हैं सिंस 2022, और यूक्रेन को काफ़ी नुकसान हो रहा है। जर्मनी ने अफर्म किया है कि दे आर गोइंग टू हेल्प देम। आइडिया इज दिस, फ्रीडम, ह्यूमन डिग्निटी वगैरह जो चलता है, मेन गेम जो है वो जियो पॉलिटिक्स का है। ठीक, तो इतने टाइम तक बेसिकली दे यूज टू बी डिपेंडेंट ऑन यूनाइटेड स्टेट्स। अब यूरोप खुद डिसाइड कर रहा है एंड इज मूविंग अवे फ्रॉम दिस यूएस कंट्रोल्ड और यूएस डिक्टेटेड एक्टिविटीज। अब तक जितना भी था, नेटो की बात कर लो, वहां पे भी यूएस का डोमिनेंस रहता था। बट नाउ दीज कंट्रीज आर रियलाइजिंग दिस दैट दे हैव टू हैव देयर ओन यू कैन से डिसीजन मेकिंग थिंग। तो उसकी तरफ ही आगे बढ़ रहे हैं अब। यूएस की पॉलिसी बहुत अनसर्टेन है, और यूक्रेन के केस में अगर आप देखेंगे तो यूएस ने रिसेंट इनिशिएटिव में इंडिया के ऊपर प्रेशर डाला है ना। यूएस इज ऑल्सो पुटिंग अप एन एफर्ट, बट स्टिल यूएस बेसिकली इंटरनेशनल एड वगैरह वो सब दे रहा है, बट और उतने प्रोएक्टिवनेस के साथ काम नहीं चल रहा वहाँ पे। एंड ट्रम्प के अंडर तो इट इज एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कि यूक्रेन मतलब अभी तो हेल्पलेस ही है। ओके, तो ऐसे केस के अंदर यूरोप का रोल इंपॉर्टेंट है, एंड जर्मनी जो है वो अपने यहाँ पे अपनी इक्वेशंस को और आगे लेके जा रहा है यहाँ पे। ओके, नेटो कंट्री है ये, नेटो के अंदर भी रोल इनका इंपॉर्टेंट है। ठीक, एंड दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट टू बेसिकली हेल्प आउट यूक्रेनियंस, क्योंकि ये फ्यूचर के लिए ज़रूरी है, यूरोप के फ्यूचर के लिए। नाउ पॉइंट इज दिस, यूएस चाइना टेंशंस ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो यूएस रिलैक्सेस रिस्ट्रिक्शंस ऑन चाइनीज टेक्नोलॉजी, इंडिकेटिंग अ शिफ्ट इन फोकस फ्रॉम रशिया टू चाइना। एंड ईस्ट एशिया remains a strategic concern with European and American efforts increasingly aligned. तो इस डायमेंशन में जर्मनी अब आगे आ रहा है, एंड दे आर डूइंग दिस, दे आर गुड एट टेक्नोलॉजी बेस्ड, स्पेस बेस्ड सिस्टम, ये सब चीज़ें वो एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। एंड दिस इज हाउ यूरोपियन कंट्रीज दे आर हैप्पी कि भाई जर्मन इसमें आ रहे हैं। बहुत सी जर्मन फर्म्स हैं जो ड्रोन्स बना रही हैं, क्वांटम सिस्टम, हेल्सिंग, दे आर ऑल इन दिस ड्रोन बिजनेस। ड्रोन वॉरफेयर काफ़ी अच्छे से बढ़ा है पिछले कुछ सालों से। सो ये सारे फैक्टर्स यहाँ पे निकल के आए हैं। जर्मनी इज देयर एज अ रेलेवेंट प्लेयर इन द प्रेजेंट ग्लोबल पॉलिटिक्स में भी वो सामने आएंगे, और इस टाइप की एक्टिविटी चल रही है। तो दिस वाज देयर इन टुडेज न्यूज़पेपर। अब और देखते हैं कुछ ऐसा तो नहीं है जो छूट गया हो, तो विल ट्राई टू एक्सप्लोर थिंग्स। ओके, मेजर चीज़ें तो कवर कर ही ली हैं। तो सीधा एक बार इंटरनेशनल पेज पे वैसे तो कुछ नहीं है, इट्स द सेम थिंग विच इज़ देयर। ओके, सो दैट इज
व्हाट वी हैव फॉर टुडेज न्यूज़पेपर देन। ठीक। अच्छा, यहाँ पे एक चीज देखिए, व्हाट इज स्टेटस ऑफ रिकॉल वोट इन ताइवान। तो ये बात इंडिया में भी चलती है कि हमारे यहाँ पे राइट टू रिकॉल होना चाहिए कि नहीं। ठीक। अब ताइवान के अंदर ऐसा अरेंजमेंट है यहाँ पे, तो दे हैव दिस ग्रेट रिकॉल वोट जो चलता है। और यहाँ पे जो क्यूमिनटैंग पार्टी है, ठीक, ये बेसिकली वो पार्टी है जो जिसने ताइवान को एस्टेब्लिश किया था, हाँ, जो कम्युनिस्ट चाइना से अलग थी, तो उनके लीडर्स को रिकॉल करने की बात चल रही है। और देर वॉज दिस रेवोल्यूशन जिसके बाद ऐसा हुआ है। तो आपको वो रेवोल्यूशन का नाम भी याद रखना है कि भाई किन पर्टिकुलर सरकमस्टांसिस के बीच में इस टाइप की एक्टिविटी हुई। तो आपको याद होना चाहिए कि यहाँ पे ताइवान में हुआ था ब्लू बर्ड रेवोल्यूशन। ओके, ब्लू बर्ड मूवमेंट आप बोल सकते हो। तो उस मूवमेंट के बाद ये डिमांड बढ़ी कि क्यूमिनटांग के जो मेंबर्स हैं उनको जहाँ पे भी वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहां से उनको मतलब रिप्रेजेंटेशन खत्म कर देना चाहिए, इस टाइप की चीज। और ऐसा माना गया कि बेसिकली दे आर वर्किंग विद चाइना, एट प्रेजेंट दे आर वर्किंग विद चाइना। एंड ये इनको नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक खतरा बताया गया। ओके, सो ये वहाँ की सिक्योरिटी का खेल चल रहा है। ठीक है। तो इसको नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट बताते हुए इनको कहा कि इनकी जो है मेंबरशिप खत्म कर दो। अब वहां पे चलेगा मामला, लोकल्स जो हैं वो तो बैक कर रहे हैं अपने कैंडिडेट्स को, बट दिस इज समथिंग विच इज गोइंग ऑन देयर। और ब्लू बर्ड मूवमेंट जो है दैट इज रिलेटेड टू ताइवान। तो ये सारी डेवलपमेंट है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। एंड अदर देन दैट आई गेस देर इज नथिंग मेजर। चीज़ें वैसे मैंने आपको बता दी, जैसे आरबीआई गवर्नर ने स्टेटमेंट दिया कि इंडिया इज डूइंग बेटर देन यूनाइटेड स्टेट्स, एंड बहुत अच्छा हमारा ग्रोथ रेट चल रहा है, तो बढ़िया है सिस्टम, कोई दिक्कत नहीं है। दे वो भी यही कह रहे हैं कि भाई हमारी जो इकोनॉमी है वो कंजम्पशन लेड है। ठीक है। एक्सपोर्ट लेड हम बनना चाहते थे, बट कंजम्पशन लेड इकोनॉमी है। और इस चीज़ को समझिए और आगे बढ़िए, है ना। सो दैट इज द पॉइंट कि भाई चाइना के साथ या यूएस के साथ जो भी कुछ होगा, इंडिया ज्यादातर वही चीज बना रहा है जो खुद ब खुद हम कंज्यूम करते हैं। तो दैट हैज बीन द पॉइंट। अब देखो एक और इंटरेस्टिंग चीज है, ट्रम्प ने टैरिफ तो लगाए हैं, लेकिन कनाडा में इट इज हर्टिंग स्मॉल फर्म्स जो बड़े ऑयल और बाकी सारी चीजें हैं, बड़े बिजनेसेस हैं, उनको एग्जेम्प्ट किया है डोनाल्ड ट्रम्प ने। तो ये इस तरीके से खेल करा जा रहा है, मतलब सभी सेक्टर्स के अंदर यूनिफॉर्म वो नहीं लगा। जहाँ पे यूएस का इंटरेस्ट है उधर उन्होंने टैरिफ वगैरह नहीं लगाए, सामने वाले को परेशान करने के लिए ही ये किया जा रहा है। ठीक। सो दिस इज समथिंग दैट वी हैव फॉर टुडेज सेशन। देन स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू वेरी मच।